जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण भाग काव्य खंड और वर्णिका से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास बहुत लंबा होगा और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा आप उसे याद करके जाइएगा। एग्जाम में कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप जरूर बना सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कवि ने प्रेम आईनी श्री राधिका में मालिन मालिन किसे कहा है। यानी कवि जो रसखान है, इसके कवि कौन है बाबू? रसखान है। रसखान ने प्रेम आईनी श्री राधिका में मालिन और माली किसे कहा है? ऑप्शन है सीताराम, पार्वती, शिव, राधा कृष्ण, लक्ष्मी और विष्णु। याद रखेंगे बाबू, राधा कृष्ण को उन्होंने क्या कहा है? मालिन और माली कहा। समझ में आया बाबू? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, राधा कृष्ण। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने किसे चित्त चोर कहा है। यानी कवि ने किसे चित्त चोर कहा है बाबू? ये रसखान की कविता है। राम कृष्ण शंकर राधा किसे कहा है बाबू? कृष्ण को। कृष्ण को उसने क्या कहा बाबू? चित्त चोर कहा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा हम लोग देखते हैं बाबू, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं। आपसे पूछ रहा है वो कि रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। यानी रसखान इनमें से किस काल के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। याद रखेंगे बाबू, भक्ति काल के कवि हैं कौन बाबू? रसखान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है बाबू कि रसखान की गुरु का क्या नाम था? रसखान की गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन हम लोग के पास क्या है बाबू? फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास वल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोरखनाथ, भद्राचार्य। तो ऑप्शन आपके पास बी सही है, विठलनाथ। क्या नाम था बाबू? विठलनाथ नाम था रसखान के गुरु का। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5 कह रहा है कि रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था, ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि रसखान के रचना काल के समय मुगल वंश में कौन शासक था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जहांगीर। जहांगीर उस समय राजा था जब रसखान अपनी रचना कर रहे थे, यानी अपनी कविताएं लिख रहे थे। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 कह रहा है कि रसखान की रचना नहीं है। इनमें से कौन रसखान की रचना नहीं है? पहला है प्रेम फुलवारी, दूसरा है आपके पास प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान, रसखान। तो कौन नहीं है बाबू? प्रेम फुलवारी किनकी रचना नहीं है? रसखान की रचना नहीं है। जबकि ये तीनों किसकी रचना है बाबू? रसखान की रचना है। किनकी रचना है बाबू? रसखान की रचना है, आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान, रसखान, ये किनकी रचना है? रसखान की रचना, जबकि ये वाला रसखान की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बाबू? ध्यान से देखिएगा। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी, यह किस कवि का कथन है? तो याद रखेंगे वो रसखान की क्या है? कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को, अति सुधो स्नेह को मार्ग है के कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है बाबू। नाम क्या है? ध्यान से देख लीजिए। क्या कह रहा है वो? अति सुधो स्नेह को मार्ग है के कवि हैं रसखान, घनानंद, गुरु नानक, तुलसीदास। याद रखेंगे बाबू, घनानंद। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है। 9 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किस मुगल शासक के दरबार में घनानंद मीर मुंशी थे। यानी किस मुगल शासक के दरबार में घनानंद मीर मुंशी थे? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, मोहम्मद, सारंगीले, जहांगीर। अगर जहांगीर कहेगा तो रसखान याद रखना है, वो दरबारी तो नहीं थे लेकिन उसके काल में थे। और अगर क्या कहेगा बाबू, यानी
घनानंद की बात करेगा तो याद रखेंगे मोहम्मद सारंगीले। क्या याद रखना है? मोहम्मद सारंगीले के शासनकाल में यानी घनानंद मीर मुंशी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन है आपके पास ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा। ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा। तो याद रखें वो घनानंद किस भाषा के? ब्रज भाषा के क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 कह रहा है कि घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना है, आपको बताना है इनमें से कौन घनानंद की रचना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। सुजान सागर, विरह लीला, इनमें दोनों, इनमें कोई नहीं। इनमें से दोनों किन की रचना है बाबू? घनानंद की रचना है। कौन कौन? सुजान सागर और विरह लीला। समझ में आया बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू? 13 कह रहा है कि किनकी सिपाहियों के द्वारा घनानंद की मृत्यु हो गई। देखिए जब घनानंद कहाँ बाबू? दिल्ली के मुगल वंश के जो शासक था मोहम्मद सारंगीले, उसके दरबार में क्या थे? मीर मुंशी थे। तो उस पे जब कौन आक्रमण किया? वो नादिर शाह। कौन आक्रमण किया? नादिर शाह ने आक्रमण किया। तो नादिर शाह की सिपाहियों ने क्या किया बाबू? घनानंद की हत्या कर दी। तो याद रखेंगे किसके द्वारा बाबू? नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा किनकी मृत्यु हो गई? घनानंद की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? बाबू ये कहा जाता है कि घनानंद एक नर्तकी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जिससे विरह होने के बाद उन्होंने क्या किया बाबू? कहां पहुंच गए? यानी कहां? जहां वृंदावन। कहां पहुंच गए बाबू? वृंदावन पहुंच गए और वहीं क्या किए? भजन कीर्तन करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तो याद रखेंगे घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो घनानंद एक नर्तकी जिनका नाम क्या था? सुजान, उससे प्रेम करते थे। उससे विरह होने के बाद उन्होंने क्या किया बाबू? वैष्णव धर्म अपनाया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 कह रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो घनानंद भक्ति काल के कवि थे। किस काल के बाबू? भक्ति काल के कवि थे। कौन बाबू? घनानंद। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए। 16 कह रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है बाबू 1673, 1678, 1679 और 1739। अब ध्यान दीजिए बाबू 1673 में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। ये आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। और अगर आपसे मृत्यु पूछा जाए, किनके द्वारा मृत्यु हुई बाबू? नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा। तो अगर मृत्यु पूछेगा तो याद रखेंगे 1739, जन्म पूछेगा 1673। समझ में आबू? घनानंद का जन्म 1673 में और मृत्यु हो गई 1739 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? यानी घनानंद ने अपनी कविता अति शुद्ध प्रेम के मार्ग में क्या बताया कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है? राजा, साधु, बादल, पशु। यानी बादल सबके लिए क्या रहता है? समान रहता है। तो याद रखेंगे परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल धारण करता है। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात किया जाए। घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? तो घनानंद बाबू किससे प्रेम करते थे? नर्तकी जिसका नाम क्या था? सुजान। किससे प्रेम करते थे? एक नर्तकी जिसका नाम क्या था? सुजान। तो ये अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। यानी कवि जो है, यानी कौन बाबू? घनानंद। उन्होंने क्या बोला है कि प्रेम का जो मार्ग होता है बहुत ही सरल और निश्चल होता है। इसमें कोई छल वाली भावना नहीं होती है और एक सरल मार्ग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही कि प्रेम का मार्ग एकदम सरल और निश्चल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
20 की बात करें, 20 कह रहा है कि घनानंद विरक्त होने पर कहाँ प्रवास किए, यानी जब घनानंद किससे बाबू, यानी जब नर्तकी सुजान से क्या करते थे, प्रेम करते थे, उससे विरग होने के बाद कहाँ पहुंच गए बाबू, वृंदावन पहुंच गए। ये आपको याद रखना, कहाँ पहुंच गए बाबू, वृंदावन। ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, गुरु नानक की रचनाओं को किसने संग्रह किया। गुरु नानक की जो रचनाएं, यानी गुरु नानक कौन, वो सिख धर्म के पहले गुरु थे, संस्थापक थे, तो उनकी रचनाओं को किसने संग्रह किया। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु अमरदास। कौन किए थे बाबू, तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, जल्दी बताइए। मथुरा, टंकरा ग्राम, नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, नेपाल। तो याद रखेंगे गुरु नानक का जन्म कहाँ बाबू, नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, जो इस समय पाकिस्तान में है, पहले भारत में था। यानी गुरु नानक देव का जन्म कहाँ, नानकाना साहिब, पंजाब, कहाँ, पाकिस्तान में। समझ में आया कि नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। कर किनकी माता पिता का नाम कालूचंद तृप्ता था, यानी माता का नाम था तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद। तो याद रखें कालूचंद खत्री नाम था किनके बाबू, गुरु नानक देव के, यानी गुरु नानक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बात करें हम लोग। हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं जो मनुष्य रहता है, यानी ये जो किसने बोला है बाबू, यानी गुरु नानक देव ने बोला है कि हृदय में, उस मनुष्य के हृदय में कौन निवास करते हैं, ब्रह्मा निवास करते हैं, जो कंडीशन को पूरा करेगा। और कैसा कंडीशन, ध्यान से देखिए। कंडीशन कह रहा है वो जो राग द्वेष से क्या हो, मुक्त हो, जो मान अपमान से क्या हो, मुक्त हो, यानी मान अपमान में एक ही तरह रहे, सुख दुख में एक ही तरह रहे और राग द्वेष में एक ही तरह रहे। तो जो सब में समान रहता है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन आपको एक ही आ सकता है। तो जो राग द्वेष में, मान अपमान में, सुख दुख में एक ही समान रहता है, उसके हृदय में ब्रह्मा या राम निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करें। 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म अभी हमने बताया बाबू नानकाना में हुआ था। और कहाँ है बाबू, नानकाना पंजाब पाकिस्तान में है। और उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। और मृत्यु बाबू याद रखेंगे, उनकी मृत्यु कब हुए थे, तो मृत्यु पूछेगा 1539 को। और जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। आपसे जन्म नहीं पूछे, आपसे 15 अप्रैल नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1469 को। समझ में आया बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 की बात करें, वो स्वदेशी के कवि है। स्वदेशी के कवि हैं, यानी इन्होंने भारत में जो भी लोग हैं उनको बारे में बताया है कि लोग क्या किए हैं, तन मन से क्या हुए, भारत की जो भी सभ्यता है उसको भूल चुके हैं और विदेशी सभ्यता को अपना लिए हैं। इनके बारे में स्वदेशी में कवि ने बताया। और कौन कवि थे बाबू, तो रसखान नहीं थे, घनानंद नहीं थे, गुरु नानक नहीं थे। कौन बाबू, प्रेमघन। और प्रेमघन का नाम क्या था बाबू, ये भी याद रखेंगे, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी किनका नाम था, प्रेमघन का। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 27 कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, मिर्जापुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा। कहाँ हुआ था वह, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। तो मिर्जापुर में उनका जन्म हुआ था। ये भी याद रखेंगे, मिर्जापुर कहाँ है बाबू, उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। 28 कह रहा है बाबू कि प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमघन का जन्म बाबू याद रखना है कब बाबू, 1 सितंबर 1855 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी बाबू 1922 में। तो मृत्यु हुई थी बाबू 1922 में और जन्म हुआ था 1855 में। कहाँ, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
29 की बात करें, रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो रसिक समाज की स्थापना किसने बाबू? प्रेमघन। किसने किया था? प्रेमघन ने किया था। कब बाबू? 1874 में, यानी प्रेमघन बद्रीनाथ चौधरी ने 1874 में रसिक समाज की स्थापना किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। कोई दिक्कत बाबू? याद करके जाएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा इसमें से, ठीक है। साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। साहित्य सम्मेलन पूछेगा, कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे कौन बाबू? प्रेमघन। कौन थे बाबू? प्रेमघन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए, प्रेमघन किसे अपना आदर्श मानते थे? प्रेमघन किसे अपना आदर्श, किसे अपना गुरु मानते थे? ऑप्शन है विवेकानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, परमहंस गांधी। किसे अपना आदर्श मानते थे बाबू? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 की ओर चलते हैं। कर 32 स्वदेशी पाठ के दोहों का संकलन किस पुस्तक से किया गया है? तो आप याद रखिएगा बाबू, स्वदेशी जो पाठ है उनके दोहों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व, किससे बाबू? प्रेमघन सर्वस्व से किया गया है। आपको याद रखना है किससे किया है? प्रेमघन सर्वस्व से किया गया है। ये कई बार पूछ देता है कि भारत सौभाग्य किसका नाटक है? जीर्ण जनपद किसका नाटक है? प्रयाग रामागमन किसका नाटक है? तो सब किनके नाटक है बाबू? प्रेमघन के नाटक है। किनके नाटक बाबू? प्रेमघन के नाटक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी स्वदेशी पाठ के दोहों का संकलन किससे किया गया है? तो याद रखेंगे प्रेमघन सर्वस्व से किया गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 कह रहा है बाबू, प्रेमघन ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो याद रखेंगे बाबू, प्रेमघन ने नागरी निरद और आनंद कदम्बनी दोनों पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी दोनों का। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि नागरी निरद कैसी बाबू? साप्ताहिक पत्रिका थी, और आनंद कदम्बनी कैसी? मासिक पत्रिका थी। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आपसे पूछा जाए कि प्रेमघन ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नागरी निरद, आनंद कदम्बनी। आनंद कदम्बनी कब बाबू? मासिक पत्रिका थी, और नागरी निरद साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी दोनों। चलिए भारतीय किससे अंग्रेजों के दासी हो गए हैं? भारतीय किससे अंग्रेजों के दासी हो गए हैं? तो आपको याद रखना, तन मन धन, तन और मन से। तो इनका मानना था कि भारतीय जो है अंग्रेजों के दासी हो गए हैं, अंग्रेजों के अनुसार चेंज हो गए हैं, तन से भी मन से भी। ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता कविता लिखा है, और उनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कहाँ बाबू? अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और मृत्यु हुई थी बाबू 1977 में। तो मृत्यु पूछेगा 1977, जन्म पूछेगा 1900, अल्मोड़ा उत्तराखंड। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के चलते हैं। कह रहे कि भारत माता के कवि हैं, तो भारत माता के कवि कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रेमघन, ऑप्शन बी है पंत, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, घनानंद। कौन है बाबू? पंत, यानी सुमित्रा नंदन पंत। समझ में आया कि? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो कौन अपने घर में बाबू? भारत माता। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। किनका मानना है? सुमित्रा नंदन पंत का। कौन सी कविता? भारत माता। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। 38 कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? बाबू आपके पास क्या है बाबू? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें कोई नहीं। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा बाबू? यथातथ्य चित्रण प्रस्तुत किया गया, जैसा है वैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 39 का, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? ऑप्शन है शहर, गांव, पहाड़, नदी। सब कोई बता सकता है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं बाबू? गांवों में निवास करती हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत माता कविता किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो भारत माता कविता हमेशा याद रखना ग्राम्या। किससे बाबू? ग्राम्या से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, वो 41 क्या कह रहा है जल्दी बताए? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा पाठ लिखा था ये आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा बाबू कि भारत माता नहीं होगा, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा वृक्ष की हत्या। कौन लिखा था वो? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन बाबू? जनतंत्र का जन्म किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? यानी रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे बाबू? ऑप्शन है मंदिर, गांव, खेत, घरों। कहाँ मिलेंगे बाबू? खेतों मिले। किसान को उन्होंने क्या माना है? देवता माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का, जनतंत्र के देवता कौन है? तभी मैंने बताया बाबू जनतंत्र के देवता को रामधारी सिंह दिनकर ने किसे माना था? तो किसान मजदूर को माना था। ऑप्शन नंबर डी से। उन्होंने ना तो नेता को माना, न मंत्री को, न शिक्षक को, यानी किसको माना? किसान मजदूर को। क्वेश्चन नंबर 44 का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में। और कहाँ बाबू? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ? सिमरिया बेगूसराय, यानी कहाँ बाबू? बिहार में हुआ था। किनका जन्म बाबू? रामधारी सिंह दिनकर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म याद रखना है सिमरिया। कहाँ बाबू? बेगूसराय में 1908 को हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो मृत्यु याद रखना है, मृत्यु की बात करेगा तो याद रखना 1974 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना इनमें से कौन है? ऑप्शन आपके पास देखिए, वो उर्वशी इनकी रचना है, रश्मि रथी भी इनकी रचना है, और ये याद रखेंगे बंसी। बंसी यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था किस रचना के चलते? बंसी संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी उनकी रचना, ये भी उनकी रचना। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर यानी ई आप याद रखें, मैंने ई बना, 4 ही ऑप्शन देगा, आप समझ जाएगा। इनमें से सभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि उर्वशी किनकी रचना है? दिनकर का। रश्मि रथी किनकी रचना है? दिनकर का। वंशी किनकी रचना है? दिनकर का, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हिरोशिमा के कवि है, बहुत फेमस है बाबू। हिरोशिमा के कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी वात्स्यायन आगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आगे का जन्म कब? 42 कह रहे हैं 48 कह रहा है आगे का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है आगे का जन्म 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उनकी मृत्यु कोई पूछेगा तो मृत्यु याद रखना है 1987 को हुआ था। समझ में आ रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बाबू कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्ण सूरज कहाँ निकलता है? तो आपको याद है बाबू हिरोशिमा में यानी क्या बताया गया है बाबू कि जो जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा बाबू? तो किसके द्वारा याद रखना? अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त को। और ये जो उसमें उन्होंने बताया कि ये सूर्य कहाँ निकलता है, तो याद रखेंगे सूर्य नगर के चौक पर निकलता है। और उन्होंने सूर्य की कल्पना किससे किया है? परमाणु बम से किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हिरोशिमा किस देश में? तो मैंने बताया हिरोशिमा कहाँ है बाबू? जापान में है। और इसके ऊपर कौन परमाणु बम गिराया था? अमेरिका परमाणु बम गिराया था। ठीक है, तो कौन सही है बाबू? जापान, ऑप्शन नंबर डी से। कौन परमाणु बम गिराया था? तो याद रखेंगे जापान अमेरिका परमाणु बम गिराया था।
क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण किया गया। हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के मानवीय विकास का और आधुनिक सभ्यता के मानवीय विविष्का का। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्दशा दिखाया गया मानवीय अभिविष्का और आधुनिक सभ्यता के। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। तो पत्थर पर जली हुई लिखी हुई शाखा किसकी मतलब छाया है। पशु की, ईश्वर की, मानव की, प्रकृति की, किसकी है बाबू, मानव की। समझ में आया कि नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। तो नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है बाबू, एक परमाणु बम है। अगर परमाणु बम नहीं दे देगा तो क्या मार सकते हैं, अणु बम दिया होगा तो किस पे ट्रिक मार दीजिएगा, अणु बम। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हिरोशिमा किससे लिया गया है। ओ सदानीरा, नदी के द्वीप, अपने अजनबी, आंगन के परद्वार और चिंता, भग्न दूत, लौटती पगडंडिया, अरे यावर रहेगा, याद यात्रा। अब देखिए सब के सब किनके हैं बाबू, किनकी है बाबू, तो याद रखिएगा अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय जी की रचना है जिसमें हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है, ओ सदानीरा से। किससे बाबू, ओ सदानीरा। आपको इनकी ये उपन्यास और इनकी कविता, इनकी कहानी, इनके साहित्य को आपको याद रखना है। जैसे अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य है, लौटती पगडंडिया कहानी है, आंगन के परद्वार कविता है, नदी के द्वीप अपने अजनबी उपन्यास है। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें, 55 करें कि बीरेन डंडवाल कैसे कवि थे बाबू, जनवाद के। ये आपको याद रखना है। मैंने लिख दिया कि बीरेन डंडवाल किस टाइप के कवि थे, जनवाद के कवि थे। और किस कविता के कवि हैं, तो याद रखेंगे हमारी नींद। कौन बाबू, हमारी नींद के क्या है, कवि हैं, यानी हमारी नींद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो हमारी नींद कविता किस काव्य से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो हमारी नींद जो क्या है, कविता है, किस काव्य से बाबू, तो याद रखेंगे दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा। और ये भी याद रखना है इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उन्हीं की कविता है बाबू इस दुनिया में गलत पते की चिट्ठी, अनामिका की है। अनामिका जो अक्षर ज्ञान के बारे में बताया था, मन विहंगम, ये किनकी रचना है, किनकी बाबू, तो याद रखेंगे ये है यानी डंडवाल, सब डंगवाल, इनकी रचना है। तो याद रखना है। तो कौन बाबू, ये सही है, दुष्चक्र में सृष्टा, जिसके लिए उनको कौन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 57 कह रहा है बाबू, जल्दी बताइए। 57 कह रहा है कि कविता में किसका जीवन काल पूरा उल्लेखित है। यानी इन्होंने कहा कि जब हम लोग नींद में सोए रहते हैं उतने समय में एक मक्खी का जीवन काल पूर्ण हो जाता है। यानी मक्खी जन्म लेती है, वयस्क होती है, मर जाती हैं। तो जब तक हम लोग सोए रहते हैं तब तक एक मक्खी का जीवन काल क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई, डिलीट, पद्म भूषण, भारत रत्न, इनमें कोई नहीं। तो बीरेन डंगवाल को डिलीट, किसकी बाबू, डिलीट की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका उल्लेख है। ऑप्शन है गरीब किसानों का, शहरी अमीरों का, गरीब बस्तियों का, इनमें सभी। तो याद रखेंगे हमारी नींद कविता में गरीब बस्तियों का क्या है, उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 60 नंबर कह रहा है कि कवि क्या सलाह देता है, नींद से जगने का, सोने की, पैर पसार कर सोने की, इनमें कोई नहीं। तो कवि क्या कहता है बाबू, जगने की सलाह देता है, क्योंकि कहता है कि जब तक तुम लोग सोते हो उतने समय में एक मक्खी का जीवन काल पूर्ण हो जाता है, इसलिए जगने की सलाह देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे कीर्ति नगर गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है बाबू, उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। उनकी मृत्यु हुई थी बाबू कुछ समय पहले, यानी 2015 में। समझ में आया कि नहीं बाबू, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अक्षर ज्ञान किनकी रचना है, तो याद रखेंगे अक्षर ज्ञान किनकी रचना है, तो याद रखेंगे अनामिका की। किनकी रचना है बाबू, अनामिका की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो अनामिका का जन्म 1961 में कहाँ बाबू, मुजफ्फरपुर में। कहाँ बाबू, मुजफ्फरपुर कहाँ है बाबू, बिहार में है, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर बिहार में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी बात किया जाए तो 1900 कब हुआ था बाबू, 70 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, कह रहा है कि अनामिका ने किस कॉलेज में अध्यापन किया था। देखिए बाबू, अनामिका ने सत्यवती कॉलेज में अध्यापन किया था। अगर उनकी पिता के बारे में पूछेगा तो उनके पिता ने कहाँ बाबू, कहाँ अध्यापन किया था, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अनामिका की रचना है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, कहती है औरतें, इनमें सभी। तो इनमें सभी बाबू याद रखेंगे अनामिका की रचना है। और एक और बात कई बार पूछा है कि अनामिका ने किसका संपादन किया था, तो याद रखेंगे कहती हैं औरतें, इसका संपादन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है, ऑप्शन है क ख ग घ। तो क्या याद रखना है, क बाबू कह रहा है कि चौखटे में बेटे का नहीं अटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है बाबू कि कहाँ बच्चा आकर धमक जाता है, ऑप्शन है क ख ग अंग। कौन सा सही है बाबू, अंग, ऑप्शन डी सही है। और उन्होंने किससे तुलना किया है, माँ बेटा से इसकी तुलना किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 68 नंबर कहता है कि लौट कर आऊंगा फिर के कवि हैं, तो लौट कर आऊंगा फिर के कवि आपसे कह रहा है बाबू जीवनानंद दास पंत अगे मारिया। कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना है कैसे कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है, एक बंगाली कवि हैं। और इसका बाबू कौन बाबू आपको बताना है, कमेंट करके बताए कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, तो याद रखना है जीवनानंद क्या थे बाबू, बंगाली कवि थे। उन्होंने क्या है, बंगाल में लौटकर आने की फिर से क्या की है, कल्पना की है। और याद रखना उन्होंने मातृभूमि से लगाव दिखाया है। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 69 नंबर कह रहा है बाबू कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, आपके पास ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, बंगला, मैथिली। तो किस भाषा के बाबू, बंगला भाषा के कवि थे। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर में कवि का कौन सा भाव प्रकट है, धर्म भाव, मातृभाव, मातृभूमि भाव, संस्कृति भाव। यानी उन्होंने बंगाल की भूमि से लगाव दर्शाया है, यानी मातृभूमि भाव को दर्शाया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है बाबू कि रूपसा क्या है, रूपसा क्या है, बंगाल की एक नदी, बंगाल का एक चौराहा, बंगाल की ईसरी, बंगाल का पहाड़। तो याद रखेंगे रूपसा बंगाल की क्या है, एक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कवि क्या बनकर बंगाल की धरती पर आना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू, कवि जो है सबसे पहले क्या बनना चाहता है, आबाबिल पक्षी। सबसे पहले आबाबिल पक्षी बनना चाहता है। दूसरा कौवा बनना चाहता है। कौवा बनकर कहाँ बाबू, धान के खेत की कुहासा में या कटहल की छाव में बोलना चाहता है, तो ये भी सही है। हंस बनकर आना चाहता है, जो नदियों में तालाबों में तैरेगा। उल्लू बनकर, और कई बार पूछा है कि उल्लू बन के कहाँ बैठेगा बाबू, तो कपास के पौधे पर। सारस बन के आना चाहता है। इनमें से सभी बनकर कवि आना चाहता है, तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा, यानी आपको याद रखना है सभी इनमें सही है, यानी सभी बनकर आना चाहिए। पहला नंबर पे आबाबिल पक्षी, दूसरा नंबर पे कौवा, तीसरा नंबर पे हंस, चौथा नंबर पे उल्लू और पांचवा नंबर पे कौन बाबू, सारस बनना चाहता है। इनका क्रम भी आपको याद रखना, सबसे पहले आबाबिल
पक्षी, कौवा, हंस, उल्लू और कौन बाबू सारस। उल्लू कहाँ, कपास के पौधे पर, कौवा धान के खेत कटहल की छाया में, हंस तालाब में, नदी में, आपको याद रखना। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है बाबू, इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर के हिंदी अनुवादक हैं, तो याद रखेंगे बाबू कौन, प्रयाग शुक्ल। कौन बाबू, प्रयाग शुक्ल ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। जबकि इस कविता के लेखक कौन है बाबू, यानी कविता के लेखक अभी आपने देखा कौन बाबू, दास जी थे। ठीक है बाबू, जीवनानंद दास। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। तो जीवनानंद दास का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन उस समय बंगाल था, आज वो किस में है, बांग्लादेश में है, यानी 1899। और मृत्यु उनकी हो गई बाबू 1900 कब बाबू, 54 में। 1954 में उनकी मृत्यु, 1899 में कौन बाबू जन्म, कहाँ, वारिसाल बांग्लादेश। उस समय बंगाल में था, आज कहाँ है, बांग्लादेश में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस कविता के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के कहाँ बाबू, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, लेकिन ये कहाँ बाबू, किस भाषा के, तो आपसे पूछा जाएगा जर्मन भाषा के, किस भाषा के, जर्मन भाषा के कवि हैं। आपको याद रखना है कौन बाबू, रेनर मारिया। और इन्होंने क्या लिखा है बाबू, इन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के बाद 76, मेरे बिना तुम प्रभु कैसी कविता है, तो मैंने बताया जर्मन भाषा की कविता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन बाबू, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है बाबू, 77 देखते हैं हम लोग। 77 कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, प्रयाग शुक्ल, धर्मवीर भारती, रेनर मारिया, पंकज बिष्ट। याद रखेंगे धर्मवीर भारती। जबकि प्रयाग शुक्ल किसका बाबू, लौट कर आऊंगा फिर, ये किसका हिंदी अनुवाद किया था, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, यानी लौट कर आऊंगा फिर का किसने हिंदी अनुवाद किया था बाबू, तो याद रखेंगे प्रयाग शुक्ल और धर्मवीर भारती ने मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किया है। क्वेश्चन नंबर 78, कुंवर नारायण की कविताएं, कुंवर नारायण ने किस कविता के बारे में बताया बाबू, एक वृक्ष की हत्या। कौन बाबू, एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू। चलिए अब आगे हम लोग बात करें बाबू, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है बाबू कि वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतर व्यथा अभिव्यक्त है। तो वृक्ष की हत्या में किसके विनाश के बारे में बताया गया है, ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है देश, सी है धर्म, डी है पर्यावरण मनुष्य सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरण के बारे में, मनुष्य और सभ्यता के बारे में। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है बाबू कौन दूर से ललकारता है, जल्दी बताइए कौन दूर से ललकारता है, डाकू, चौकीदार, वृक्ष, चौकीदार, दुश्मन। तो लेखक को या कवि को कौन दूर से ललकारता है, वृक्ष, चौकीदार, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की हम लोग बात करें। 81 कह रहा है कवि ने तुलना किया है, बहुत फेमस है, आपसे एक ऑब्जेक्टिव इससे आ सकता है, कवि ने किससे तुलना किया है, तो बाबू राइफल की तुलना किससे किया है, वृक्ष की सूखी डाल से, पुराना चमड़ा किससे तुलना किया है, पुरानी छाल से, कपड़ा की तुलना किया पुरानी छाल से, खाकी वाला, पगड़ी की तुलना किया है वृक्ष की ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनी से, यानी इनमें सभी। तो आपको याद रखने कवि ने राइफल की तुलना किया है वृक्ष की सूखी डाल से, पुराना चमड़ा की तुलना यानी छाल की तुलना किया है, पगड़ी यानी जो सबसे ऊपर वाला भाग था वृक्ष की ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार टहनी थी, बाकी सब सूख गया था लेकिन ऊपर वाला भाग पे क्या था, फूल और पत्ते थे, इनमें सभी, ये आपको याद रखना है। ठीक है बाबू। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कवि किसको बचाना चाहता है, तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। बाबू याद रखें कवि किसको किससे बचाना चाहता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले कि जो कवि है बाबू
घर को किससे बचाना चाहता है? लुटेरों से। शहर को नादिरों से, हवा को धुआं हो जाने से, नदी को नाला हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, यानी इनमें सभी। और मनुष्य को किससे? जंगल हो जाने से बचाने की बात कहता है। याद रखेंगे, घर को लुटेरों से, शहर को नादिरों से, हवा को धुआं हो जाने से, नदी को नाला हो जाने से, जंगल को मरुस्थल हो जाने से, इनमें सभी, यानी पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर लास्ट यानी सही है, इनमें से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है बाबू? कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। तो कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो याद रखेंगे 1927 को। कहाँ बाबू? लखनऊ में हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात किया जाएगा तो उनकी मृत्यु हुई थी 2017 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बाबू कि कुंवर नारायण की रचना है, बहुत फेमस है कि कुंवर नारायण की इनमें से कौन रचना है? तो याद कर लेंगे बाबू, चक्रव्यूह, परिवेश, आत्मजयी, मेरा साक्षात्कार, इनमें सभी किनकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर ई। कह रहा है कि बाबू कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला? इनको बहुत पुरस्कार मिला है, बहुत ध्यान से देखेंगे कौन कौन। कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कबीर दास सम्मान मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, प्रेमचंद सम्मान मिला है, इनमें सभी। तो बाबू ये था हम लोग का किससे बाबू? काव्य खंड से इंपोर्टेंट। मैंने सभी 12 पाठ का क्या बनाया बाबू? ऑब्जेक्टिव बनाया है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% सफलता दिलाएगा। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बाबू वर्णिका यानी जो मंगमा वाली कहानी है, लक्ष्मी वाली कहानी, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग इसका पार्ट 2 यानी आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग के वर्णिका में 6 कहानी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग के पास क्या आएगा बाबू? यानी दही वाली मंगमा, या जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी अब वर्णिका से देखेंगे। मैंने वर्णिका संबंध जितने भी लेखक हैं, जो भी कहानियां मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और उसमें हमने आपको सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को ही बताया था। ठीक है। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू की मंगू की बड़ी बहन का नाम था, यानी मंगू की बड़ी बहन। मंगू किससे है बाबू? किस कहानी से? याद कर लीजिए, मंगू यानी माँ कहानी से। कहां से बाबू? माँ से है, माँ से है। और माँ कहानी से कौन बाबू? मंगू। और ये जो माँ कहानी है, कैसी कहानी बाबू को याद होगा बाबू? कैसी कहानी है? गुजराती कहानी। कैसी कहानी बाबू? गुजराती कहानी आपको याद रखना है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था बाबू? कम्मू था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, यानी सीता जो है बाबू, सीता किस कहानी की पात्र है? तो आपको याद ही होगा बाबू, सीता किसके बाबू? याद रखेंगे, धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रमुख पात्र है। और इसके लेखक कौन है बाबू? सावरदैया। ठीक है बाबू। तो सीता जो है कि कब रुआसी हो गई? अपने पुत्र को देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, खाना देखकर, पति की तस्वीर देखकर। तो याद रखेंगे अपना काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई? रुआसी हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। अब ध्यान से देखिए, वो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो सीता के बड़े लड़के का नाम था बाबू कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। कैलाश उसके बड़े लड़के का नाम था। और मैंने यहाँ पे उसकी पत्नी, 3 लड़के थे, कौन कौन? कैलाश, नारायण और विजू। ये उसका लड़का नहीं था। अब तीनों लड़कों के मैंने पत्नी का भी नाम लिख दिया। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी, और बिजू की पत्नी का नाम कौन बाबू? पुष्पा। ये सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा लड़का कौन था बाबू? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा लड़का कौन था? कैलाश। और सबसे छोटा, सबसे छोटा लड़का आपसे पूछेगा तो याद रखें कौन बाबू? बिजू। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी, और बिजू की पत्नी का नाम पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पत्नी भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भंवरी, और बिजू की पत्नी का नाम पुष्पा। याद रखना। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? सबको मालूम है, बताइए मंगमा क्या बेचती थी? याद रखेंगे बाबू, मंगमा हमेशा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 कह रहा है बाबू कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? मंगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ,
नंजमा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसी के साथ। किसके साथ? नंजमा के साथ, जो उसकी कौन थी बाबू? बहू थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 कह रहा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो किसको बाबू? सीता को। उसके कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, यानी सीता को महसूस हुआ कि धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सीता किसकी बाबू? किस कहानी की प्रमुख पात्र है बाबू? धरती कब तक घूमेगी। किस कहानी की? धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी। और कैसी कहानी है बाबू? तो ये भी याद रखना है, राजस्थानी। कैसी कहानी है बाबू? राजस्थानी कहानी है। ठीक है बाबू, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पपाती की उम्र कितनी थी? पपाती किस कहानी से ली गई है बाबू? ये है नगर कहानी का। कहाँ बाबू? नगर कहानी। और पपाती की उम्र कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की याद रखना है बाबू, 4 संतानें थी। कितनी बाबू? 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर कहेगा मंगू के अतिरिक्त कितना मारना है? 3। उसके 2 पुत्र थे, 2 पुत्र और कितनी बाबू? 2 पुत्री थी, 2 पुत्री, जिसमें से एक कौन थी बाबू? एक थी जिसका नाम था कम्मू। अबे मैंने पहले क्वेश्चन बताया। और बाबू एक का नाम क्या था बाबू? मंगू। तो मंगू जो क्या थी? जन्मजात गूंगी थी। ठीक है बाबू, यानी जन्म से गूंगी थी। ये आपको याद रखना है 4। अगर मंगू को छोड़ के पूछेगा तो कितना मारिएगा? 3। मंगमा की बहू का नाम क्या था? सबको मालूम है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? वो नंजमा। क्या नाम था? नंजमा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कह रहा ढाते विश्वास किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाता विश्वास। ढाता विश्वास में बाबू आपको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। ढाता जो विश्वास है, इस कहानी कैसी कहानी है बाबू? उड़िया। कैसी कहानी है? यानी इसमें उड़ीसा की बात है। तो कैसी कहानी बाबू? याद रखना है, एक उड़िया कहानी है। और इसके लेखक कौन है बाबू? याद रखना है आपको, लेखक है बाबू सातकोड़ी। कौन बाबू? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता ने लिखा था ढाता विश्वास। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया बाबू? तो हिंदी अनुवाद की बात करें, हिंदी अनुवाद, तो याद रखेंगे वो हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद किसने बाबू? मिश्र ने किया था। तो आपको याद रखना, हिंदी अनुवाद पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद किसने बाबू? मिश्र ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर डी सही है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कोई दिक्कत बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे चला जाए बाबू, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाबू। 11 कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक किसके द्वारा रचित है? तो दही वाली मंगमा कहानी कैसी कहानी? तो पहले आपको यह भी याद रखना है कि कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है बाबू? कन्नड़ कहानी है। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था बाबू किससे? वाणिका संबंध, उसमें सब लेखक का नाम और उसका जन्म, कैसी कहानी है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताया है, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। कौन बाबू? श्रीनिवास। श्रीनिवास यानी मास्ती वेंकटेश अयंगार। कौन बाबू? मास्ती वेंकटेश। वेंकटेश कौन बाबू? अयंगार। अयंगार ये उनका पूरा नाम था। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर पूछेगा इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया था बाबू? वी आर। किसने बाबू? वी आर नारायण ने। वी आर किसने बाबू? नारायण ने इसका कौन अनुवाद किया था? हिंदी अनुवाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का, लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो लक्ष्मी बाबू किस कहानी का? ढाते विश्वास कहानी का। ढाते विश्वास कहानी का, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? बाढ़ के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था बाबू? तो याद रखेंगे, लक्ष्मी के पति का नाम कैलाश था कि वीरेंद्र था कि लक्ष्मण था कि महेश था? कौन बाबू? लक्ष्मण। कहाँ कमाता था बाबू? कलकत्ता कमाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे बाबू? तो याद रखना है बाबू, देवी बांध। कौन बांध? देवी बांध के नीचे था, ये आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? ये किससे लिया गया है बाबू? दही वाली मंगमा से लिया गया है। ये बात किसने कहा बाबू? मंगमा ने कहा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 3 बेटों को 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, यानी 3 बेटे हैं और 2 वक्त की रोटी खाना है और 1 माँ है। ये बाबू किससे लिया गया है? तो बाबू याद रखना है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। और ये बाबू आपको याद रखना है, कौन बोलती है? सीता। कौन बाबू? सीता बोलती है, क्योंकि उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, धरती कब तक घूमेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 कह रहा है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? तो ये बाबू किस कहानी से लिया गया? नगर। किस कहानी से बाबू? नगर कहानी से लिया गया, नगर। और नगर कहानी से लिया गया, आपको याद रखना है इनके लेखक का नाम। क्या नाम था बाबू? नगर कहानी के लेखक का नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता नाम था। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद बाबू याद रखना है के ए जमुना ने। किसने किया था बाबू? के ए जमुना ने किया था नगर कहानी से। और कौन कहता है? बड़ा डॉक्टर कहता है पपाती को देखकर कि इससे पहले तो बुखार था और बाद में जब चेक करता है तो बड़ा डॉक्टर कहता है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड, और उसको कौन बाबू? मेनिंजाइटिस की समस्या है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 करा, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। जल्दी बताइए क्यों बाबू? तेज बुखार का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19 कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है बाबू? लक्ष्मी। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, लेखक का नाम ही बताया था, लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की जो क्या है कहानी है? ढाते विश्वास। कौन विश्वास? ढाते विश्वास। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन बाबू? 21 कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो मैंने पहले ही बताया, लक्ष्मी का पति कहाँ बाबू? कलकत्ता नौकरी करता, जिसके पैसे से उसकी परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके लिए लक्ष्मी को तहसीलदार के घर काम करना पड़ता था। मंगू जन्म से क्या थी? पागल, चंचल, गूंगी, अंधी। बाबू देखिए वो गूंगी भी थी और पागल भी थी, लेकिन पूछेगा जन्म से क्या थी तो याद रखेंगे गूंगी थी, यानी बोलती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 का रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा बाबू गांव का एक क्या था? जुआरी था, जो मंगमा से पैसा ऐंठना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। या किसने कहा था? तो बाबू याद रखना है सीता के बड़े बेटे ने। किसने कहा था? सीता के कौन बेटे बाबू? बड़े बेटे, जिसका नाम क्या था बाबू? याद रखेंगे कैलाश। और इसकी पत्नी का नाम क्या था बाबू? पत्नी का नाम था राधा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? कैलाश ने, यानी कौन बाबू? बी नंबर। उसने कहा कि माँ को 50-50 रुपये 1 महीने का खर्च दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मंगमा मिठाई किसके लिए लाती थी? किसके लिए ले जा रही थी? ऑप्शन है बाबू पोता के लिए, बेटा के लिए, बहू के लिए, पोती के लिए। किसके लिए बाबू? पोता के लिए लेके जा रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि पपाती को पहले दिन क्या था? तो याद रखेंगे पपाती को पहले दिन क्या था? बुखार था। क्या था बाबू? बुखार। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो कितना रुपया देने का निर्णय लिया बाबू? तो याद रखेंगे 50 रुपया देने का निर्णय लिया। कौन बोला था ऐसा? कैलाश ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, बताइए ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बाबू? तो याद रखेंगे पेड़ के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पठार के। तो याद रखना है कहाँ बाबू? यानी पेड़ के नीचे। कहाँ बाबू? पेड़ के नीचे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
29 कह रहा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाले थे, मंगमा कहाँ की रहने वाले थे, औलूर के पास किसी गांव के, सातुर के पास किसी गांव के, जालौन के पास किसी गांव के, नागौर के पास किसी गांव के, कहाँ की बाबू, तो याद रखना औलूर, कहाँ बाबू, औलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है बाबू। चलिए आप इस क्वेश्चन का कमेंट में हमको आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है, तो बाबू मदुरै को यूनानी जो लोग थे किसके नाम से बाबू, मेदोरा, किसके नाम से, मेदोरा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, राजा केसरी ने, गुणनिधि ने, गुणनिधि किसने किया था बाबू, गुणनिधि ने। और कहां से कमा कर आया था वो, कटक से, कहाँ कमा के नहीं, कहां से पढ़ के आया था, तो याद रखेंगे कटक से, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का है लक्ष्मी के बड़े बेटे का, बड़े लड़के का नाम क्या था, ये पीछे क्वेश्चन आया था लक्ष्मी के बड़े बेटे, लक्ष्मी है, ओ लक्ष्मी आएगा, सीता नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था वो, अच्युत। और लक्ष्मी के बाद अगर सीता पूछता तो क्या याद रखते, कैलाश। क्वेश्चन नंबर 33, मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया, तो मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने बड़े बेटे को, किसको बाबू, बड़े बेटे यानी बड़े पुत्र को लिखकर बुलाया। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल क्या है, फीकी है, तो याद रखेंगे नाहर सिंह वाले दिन। कौन दिन बाबू, नाहर सिंह वाले दिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, श्रीनिवास, इनमें सभी, तो कौन बाबू, इनमें सभी। और कहां बाबू, दलईबाद, कौन बात बाबू, दलईबाद की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी, तो मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी, संतोष मानती थी, क्या मानती थी बाबू, संतोष। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि दही वाली मंगमा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया, तो दही वाली मंगमा पाठ में मां ने बहू से समझौता किससे बाबू, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से, किससे बाबू, मजबूरी से, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो समझौता नहीं करेगी तो वो पैसा किसी दूसरे को दे देगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, ये ढाते विश्वास में कहा गया वो किसकी निगरानी, दलईबाद की। दलईबाद क्योंकि वहां पानी काफी भर गया था, तो दलईबाद की। 39 कह रहा है कि मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो मंगमू की मां, जो मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी बाबू, याद रखें गौशाला से तुलना करती थी, गौशाला। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बाबू कि हल किराए पर लेकर कौन खेती करती थी, तो खेती करने वाली बात किस में आया है बाबू, ढाते विश्वास में। और उसके प्रमुख पात्र कौन थी, प्रमुख पात्र थी बाबू लक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है, ये किसमें बाबू, मंगमा वाले दही पाठ में अमराई के कुआं के बारे में बात किया गया है। और ये अमराई का कुआं कहाँ है बाबू, तो याद रखेंगे अमराई का कुआं रास्ते में है, कहाँ है बाबू, रास्ते में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 42 पर चलते हैं हम लोग। 42 क्या कह रहा है, 42 करके पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, अब डायरेक्ट आप आंसर याद करते चलिए। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी बाबू, तो याद रखेंगे किसके कारण, तेज बुखार के कारण, किसके कारण, तेज बुखार के कारण। अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने क्या कर दिया बाबू, घर छोड़ दिया। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र को ऑर्डर किससे प्राप्त करना पड़ा बाबू, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ा, यानी मंगू गूंगी है, ये मजिस्ट्रेट से पत्र में लिखवाना पड़ा। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और बड़े बेटे छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, तो याद रखना है कहाँ बाबू, खलिहान में गई। चलिए याद हो गया इतना बात बाबू। अगला कह रहा है कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी, तो पपाती बाबू स्ट्रेचर पर, किस पे लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना था, अगहन का महीना। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का पुल बनाया था, तो राजा आयाती केसरी ने, किसने बनाया था बाबू, राजा आयाती केसरी ने। वली अमाल के गांव का नाम क्या था बाबू, मुनाडी पट्टी था, कौन बाबू, मुनाडी पट्टी। क्वेश्चन नंबर 53 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया तो बैसाख। ठीक है बाबू, तो ये था हम लोग के पास वर्णिका और गोधली के काव्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको सफलता दिलाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ये आपको याद रखना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।